घर में बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के एजेंट ऑफ चेंज यानी कि समाज के अंदर बदलाव करने वाले लोग पैदा कर सके। बहुत से लोग इच्छुक हो गए इस बात के कि आखिर मेरा परिचय क्या है। मैं पहली बार आया हूँ इलाहाबाद तक, तो बहुत बार सभाओं में आना होता है, लेकिन यहाँ पहली बार आया हूँ। शायद आयोजकों को भी पूरा परिचय नहीं होगा। मेरा नाम है डॉक्टर बीपी अशोक। मैं पूर्व में आईपीएस अधिकारी रहा हूँ। आईपीएस का मतलब पुलिस अधीक्षक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से होता है, और साथ ही साथ मैं इस देश की जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है डीलिट की, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के मैंने पीएचडी की डीलिट की। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब मैं 4 साल का था, मेरे पिताजी भी आईपीएस अधिकारी थे। मैंने उनसे पूछा कि पिताजी ये कैलेंडर जो टंगा हुआ है बाबा साहब का, इसके नीचे जो डिग्रियां लिखी है वो कौन सी डिग्रियां हैं, और इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी? पिताजी ने बताया कि इसमें लिखा है एमए, बीएससी, बीए, पीएचडी, डीलिट, बार एट लॉ। मैंने कहा नहीं, मुझे सारी डिग्री नहीं पढ़नी, मुझे एक डिग्री बताओ, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी? उन्होंने बताया डीलिट की डिग्री है। तो मैंने कहा पिताजी मैं भी डीलिट करूंगा एक दिन। और एक दिन ऐसा आया कि मैं दुनिया का सबसे कम उम्र का डीलिट था 2001 में। वो मेरा सपना पूरा हुआ। दूसरा, मैंने जब पूछा कि ये डिग्री उन्होंने कहाँ से ली थी, तो बाबा साहब ने बताया उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़कर के ये डिग्रियां हासिल की। तो मैंने कहा मैं भी विदेश जाकर के पढ़ूंगा। और एक दिन ऐसा आया कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मुझे भी भाषण देने का मौका मिला। बाबा साहब के आशीर्वाद से, उनके बनाए हुए संविधान में जो परिस्थितियां पैदा की इस देश के अंदर, उसी कारण से मेरे पिता पुलिस अधिकारी थे, तो मुझे वर्दी अच्छी लगती थी। मैं उनसे प्रेरणा लेकर के पुलिस अधिकारी भी बना। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, अकेले इसलिए नहीं कि वो जय भीम करके यहाँ से चले जाए। जय भीम एक क्रांति का नाम है। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि हमने जय भीम की है, उस दिन एक कसम खा लेते हैं कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री लेकर रहूंगा। जब जय भीम बोलते हैं तो आप ये कसम खा लेते हैं कि मैं इस देश से अंधविश्वास खत्म करूंगा। जब जय भीम बोलते हैं तो आपको लगता है कि अब मैं पंचशील के रास्ते पर चलूंगा। जब जय भीम बोलते हैं तो उसका मतलब है कि मैं इस संविधान की रक्षा करूंगा, इस देश में अम्बेडकरवाद की स्थापना करूंगा, समता मूलक समाज की स्थापना करूंगा। इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें आदमी और आदमी के बीच इतने अंतर हैं कि कोई दो व्यक्ति आपस में बराबरी का एहसास नहीं करते। ब्राह्मण को यह बताया गया कि तुम सबसे बड़े हो, क्षत्रिय को यह बताया गया कि तुम 100 साल होने पर भी 10 साल के ब्राह्मण से छोटे हो। वैश्यों को बताया गया तुम तो और भी छोटे हो। शूद्र को बताया तुमसे छोटा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। यहाँ तक कि अपनी महिलाओं को भी कह दिया गया कि तुमसे ज्यादा नीच कोई नहीं। तो आखिर समता मूलक समाज की स्थापना कैसे हो? ये बहुत बड़ी समस्या थी। और इस देश के अंदर अगर अंग्रेज ना आते तो बाबा साहब को मौका नहीं मिलता, ज्योतिबा फुले को मौका नहीं मिलता, और पता नहीं कितने साल तक हम गुलामों के भी गुलाम रहते हैं। ये भारत का इतिहास बताता है। जो लोग अपने देश से निकाले गए थे, वहाँ गुलाम कहे जाते थे, वो लोग यहाँ आए, यहाँ कितने कमजोर लोग थे, ना सेना थी उनके पास, इनके पास सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, छुआ थी।
आज भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो मनवादी है वो पूरी तरह से सिद्ध करना चाहता है कि छुआछूत तो छोड़ दो, लेकिन जाति व्यवस्था बनी रहे। उनके विद्वान भी कहते हैं और उनके अधिकारी भी, उनके प्रोफेसर भी सब पढ़े लिखे लोग कहते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमारा चाहे मंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सबकी बेइज्जती करने में कभी पीछे नहीं हो। राष्ट्रपति से झाड़ू लगवा देंगे, राष्ट्रपति को घुसने नहीं देंगे अपने पूजा गृहों में, हमारे IPS IAS अधिकारियों को धमकाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग गलत करेंगे, आज भी उन्हें आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। हमारे जो OBC भाई हैं उनको सिखा करके हमारे ही लोगों को पिटवाते हैं। 87% वो तो मुजरिम बन जाते हैं और हमारे लोग अस्पताल चले जाते हैं, और जो लड़ाई करवाते हैं वो क्या करते हैं, वो नेता बन जाते हैं। वो डॉक्टर होकर के इलाज करेंगे, मास्टर होकर के वो सिखाएंगे, अपने बच्चों को विदेशों में भेजेंगे, और जो टूटे फूटे रह गए उनमें किसी को अघोरी बना दिया, किसी को छोटा मोटा मंदिर पत्थर के वहां पर बना दिया कि हाँ इसको यहाँ पैसा चढ़ावा मिलता रहे। हमारी जो गरीबी की स्थिति है पूरे इस देश के अंदर, वो गरीबी की स्थिति सिर्फ जाति व्यवस्था की वजह से है। आज हमारा OBC समाज जिसके पास 2014 में 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए की संपत्ति थी, साधारण भाषा में आज उसकी संपत्ति 50 रुपए की रही। लेकिन उसको सिखाया जाता है कि जितना चाहे तुम मारोगे उतना तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, उतना तुम्हें अच्छा पद मिलेगा। वो इस चक्कर में वो ये नहीं सोचता कि हमारा कितना घाटा है। कोरोना काल में भी जो यहाँ के अरबपति थे, मनवादी अरबपति, उनकी संपत्ति तो बढ़ गई। उन्होंने चाहे कुटिया माता का मंदिर बनवा दिया हो, चाहे कोरोना देवी का मंदिर बना दिया हो, उनकी कभी भी कमाई खत्म नहीं हुई। हमारे शिक्षित लोग, अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि अकेले शिक्षा से काम नहीं चलता, वाकई बात सही। सत्ता चाहिए, लेकिन सम्यक शिक्षा की बहुत जरूरत है। सत्ता बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे लिए और भी बहुत सी चाबियां हैं। सत्ता मिल भी जाए, अगर ऐसे लोगों को जिन्होंने अंधविश्वास नहीं छोड़ा, जिन्होंने गुलामी की मानसिकता नहीं छोड़ी, वो लोग कुछ बदलाव नहीं ला पाएंगे। हमको अंधविश्वास छोड़ने पड़ेंगे, पंचशील का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तभी सत्ता तक जाने का रास्ता आसान होगा। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो मास्टर चाबी है। शिक्षा में और सत्ता में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा में और सत्ता में कोई अंतर नहीं है। जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आप आसपास के लोगों में एक अथॉरिटी का एहसास करते हैं। आपकी तरफ आसपास के लोग देखते हैं कि इसकी बात सुनी जाए। जब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अपना वक्तव्य रखते थे, सबको पता था कि ये यहाँ के इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और संविधान की धाराओं पर जब डिबेट होती थी तो जो उनके विरोधी थे वो विरोधी ये भूल जाया करते थे कि हमको विरोध करना है। इतना ध्यान से सुनते थे। तो शिक्षा अगर सही शिक्षा है, सम्यक शिक्षा है, तो आपको सत्ता देर सवेर मिलेगी ही। आज हमारे लोग शिक्षा तो प्राप्त कर लिए, लेकिन जिन लोगों ने अंधविश्वास नहीं छोड़ा, जिन घरों में पंचशील नहीं अपनाया गया, आप गांव में सर्वे करके देख लेना। मैंने अपने गांव के अंदर सर्वे किया और जाकर के देखा कि सिर्फ उसी घर के लोग पढ़ लिख पाए थे जिस घर के अंदर पंचशील का पालन हुआ था।
और जिस घर के अंदर भले ही पंचशील का पालन जाने अनजाने में हुआ हो, कबीर पंथ की वजह से हुआ हो, किसी को देख करके हुआ हो, किसी गुरु ने कह दिया हो, पड़ोसी ने कह दिया हो, किसी की जीवनी पढ़ ली हो, लेकिन ये भगवान बुद्ध का सिद्धांत है। जिन लोगों ने अपना समय झगड़ा करने में, मुकदमेबाजी करने में, शराब पीने में, झूठ बोलने में, अफवाह उड़ाने में, अंधविश्वास करने में, लड़ाई झगड़े में किया, वो लोग कभी तरक्की नहीं कर पाए। और जिन्होंने तरक्की की और उन्होंने पंचशील का पालन नहीं किया, तो वो वापस वहीं आ गए। जिसके पास 4 पहिए की गाड़ी थी, उसके पास केवल 1 पहिया ही पहिया रह गया, कुछ और नहीं रहा। ये ताकत है पंचशील की। और बाबा साहब के मिशन की कितनी बड़ी ताकत है, अंधविश्वास कितना कमजोर करते हैं। मैंने आपको अभी परिचय दिया अपना, मैं पुलिस कप्तान रहा हूँ, आईजी का बेटा भी रहा और मेरे बच्चे भी आईएएस अधिकारी हैं। मैंने कभी कलावा नहीं बांधा, कभी गले में माला नहीं पहनी, हाथों में कोई अंगूठी नहीं पहनी, माथे पर कोई तिलक नहीं लगवाया, हाथों की कभी रेखा किसी से नहीं दिखवाई, किसी पूजा ग्रह पर मैं कभी नहीं गया, कहीं उपवास नहीं रखा, किसी नदी में नाले में नहीं नहाया, किसी के पैर नहीं पकड़े जाकर के, कहीं किसी दशा दिशा का ध्यान नहीं दिया, किसी ज्योतिषी के पास कभी नहीं गया, किसी से दिन नहीं दिखवाए। और यहां तक कि ऐसा नहीं कि हम हमेशा सफल हुए, पास भी हुए, फेल भी हुए, विषय भी बदले, इसी इलाहाबाद के अंदर पढ़ाई की, सफलता हासिल की, लेकिन सारी सफलता हमने अंधविश्वास छोड़ करके हासिल की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर के हासिल की। इस देश के अंदर अगर समाज की किसी को चिंता है तो हमें अपने जो आइकॉन्स है, बहुजन आइकॉन्स, उनको अपनाना पड़ेगा। हमारे बहुजन आइकॉन्स सारे के सारे समतामूलक समाज में विश्वास रखते थे। पहली बात तो वो ऐतिहासिक पुरुष है और उनकी वैज्ञानिक सोच। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, बुद्ध हो, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चाहे कबीर हो, रैदास हो, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सबकी सोच शिक्षा के प्रति रही कि शिक्षा हमको जारी रखनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। जो द्वार बंद थे अब खुले हैं, तो निश्चित रूप से हमें जितना शिक्षा ले सकते हैं उतनी शिक्षा लें। ज्योतिबा फुले जब 80-85 साल के थे तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, पैरालिसिस हो गई थी, सीधा हाथ और पैर खराब हो गए थे, उल्टे हाथ काम कर रहे थे। उनकी इच्छा शक्ति देखिए। आज हमारे युवा बहुत बहाने ढूंढते हैं ना पढ़ने के। ज्योतिबा फुले ने उल्टे हाथ से लिखना सीखा 80 साल की उम्र में, और ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो किताबें आज भी अच्छे लेखक उन्हें कोट करने की हिम्मत नहीं करते। इतनी क्रांतिकारी साहित्य लिखे। अगर वो ना होते तो बाबा साहब को आधार नहीं मिलता। तो वो जो शिक्षा के द्वार खुलने का असर हुआ, निश्चित रूप से इसीलिए हुआ कि हमने जो हमारे आइकॉन्स थे वो आइकॉन्स हमें अच्छे रखे। आज हमारे समाज को ये पहचान लेना चाहिए कि हमारी जो दुर्गति हुई, वो दुर्गति आखिर क्यों हुई, किस कारण से हुई, वो दुर्गति किस तरह से छोड़नी है। वर्ण व्यवस्था ने इस देश के अंदर लिंग भेद पैदा किया, स्त्री और पुरुष में, लड़के और लड़की में। और वो लिंग भेद क्यों पैदा किया? इसलिए कि उनको जातिवाद को जिंदा रखना। कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियां लड़कों की बात मानना बंद कर दें और उनका रुझान किसी अन्य बिरादरी के लड़के से हो जाए या लड़की से हो जाए, तो हमारी वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। कितनी बड़ी चालाकी है। दूसरी चालाकी की
कि जब तक इनमें सोचने समझने की ताकत आए उससे पहले इन्हें शादी के बंधन में बांध दो। ग्रंथों में लिख दिया कि बाल विवाह करना अनिवार्य है, जो बाल विवाह नहीं करेगा वो पाप कर रहा है। बाल विवाह इस देश के अंदर आज भी 27% के आसपास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह इस देश के अंदर। इतना पढ़ाई लिखाई लगभग 70-75% के आसपास लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी बाल विवाह जारी है। बाल विवाह सिर्फ इसलिए कि ये बड़े होकर के इनका व्यक्तित्व का अगर विकास हो गया तो ये जाति व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। दहेज की प्रथा बनाई गई, कहीं ऐसा ना हो एक गरीब जाति और दूसरी अमीर जाति के बच्चे आपस में एक दूसरे से ना मिल जाएं, बराबर बराबर के लोगों में ही लेन देन चलता रहे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की और उस दहेज प्रथा की वजह से आज हजारों बहुएं आज भी जल जाती हैं। लड़कियों की शादी नहीं होता। एक आदमी अगर दहेज देता है, एक लेता है, तो 3 परिवारों की बर्बादी का आधार पैदा कर देता है। रिश्ता और नातों को ऐसे बनाया जो दुनिया में कहीं नहीं है। रिश्ते और नाते बताना जरूरी है गांव में। अगर आपको कोई जीजा या फूफा कहेगा तो आप फूले नहीं समाएंगे, हाँ भाई मेरी तो इज्जत बढ़ गई। सही कह रहा हूँ। और अगर कोई मामा या साला कह दे तो सगा साला भी हो तो लगेगा हाँ 2-4 चाटे मार दे। साला क्यों कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। साला अपमानजनक माना जाता है और जीजा फूफा ये क्या माना जाता है? सम्मानजनक। किसी अनजान को भी कह दोगे तो हाँ तो कह देगा, पहले बाद में पूछेगा। लेकिन अगर किसी को साला वाला कह दिया तो सगा साला भी कहेगा कि तुम यही जगह साला कहना, वो घर में कह देते। ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कोई हंसने के लिए हो। ये व्यवस्था इसलिए की गई कि कहीं 2 बिरादरियों के लोग एक दूसरे के साले जीजा होने लगे तो उनमें लड़ाई होनी चाहिए। आज जो ऑनर किलिंग होती है, जो लड़के लड़की का गला काट देते हैं शादी करने की वजह से, उसके पीछे यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपने से तथाकथित निम्न जाति का साला या ससुर नहीं बनना चाहता। बन जाएगा तो जाति व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी अभी 4 से 6% तक अंतरजातीय विवाह हुए हैं। और एक अंतरजातीय विवाह अपना आप में क्रांति होता है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिकतर ऑनर किलिंग का एक संदेश दिया जाता है। चाहे लड़का अधिकारी हो जाए, चाहे मुश्किल हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको पूरा प्रयास करते हैं या तो रिश्ता नाता तोड़ देंगे या उसको मार देंगे। डेड बॉडी पता नहीं कहाँ है। सिर्फ जाति व्यवस्था को बचाने के लिए पर्दे की पता चला कि हमारी लड़कियां घर के अंदर रहें, बाहर ना चली जाए, स्कूल ना चली जाए, और कोई झाँक झूक के देख भी ले तो कोई शक्ल ना देख ले। दूरियां बनाने के लिए जाति प्रथा बनी रही। अंधविश्वास इस तरह के पैदा किए कि लोग बाग घर से निकलने से पहले 4-6 बार सोचें। तो घर से निकलने का मतलब है तरक्की शुरू। कोई तो छींक देगा, कोई कहेगा आज बृहस्पति है, कोई कहेगा आज मंगल नहीं है कल जाना। काम को टालने के आपको इतने सारे बहाने सिखा दिए, इतने सारे कि आप सोचेंगे चलो बाहर न जाने का कोई बहाना तो मिला। उन लोगों को म्लेच्छ किया गया, कहा गया जो लोग विदेशों में चले गए थे या विदेशों से हमारे देश में आए थे, उन्हें कहा गया कि ये लोग म्लेच्छ हैं, इनसे बात मत करो, इनका छुआ मत खाओ, और आ गए हैं तो इनको गाय के गोबर में नहलाओ धुलाओ खिलाओ, पंचगव्य में खिला करके इनको पवित्र करो। तो उस डर के मारे आदमी घर में पड़ा रह जाता है, खुद भले ही विदेशों में शादी कर ले, लेकिन जो गरीब आदमी है, गांव वाला आदमी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का आदमी है, उसकी तरक्की घर से बाहर जाके होगी। जब शहरों में जाएंगे तो तरक्की होगी, 4 पैसे कमाएगा। वो शहरीकरण रोक दिया गया और ये मान लिया गया कि गांव के अंदर रहना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बाहर निकलोगे तो लुट जाओगे, फिर जाओगे। किसी ने बताया कि बाहर जाकर के आपकी कमाई अच्छी होगी। महिलाओं के लिए सती प्रथा बनाई गई। सती प्रथा क्यों बनाई गई थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए तो वो सोचे कि चलो बिरादरी का कोई मिले ना मिले,
तथाकथित छोटी बिरादरी का तो मिल ही जाएगा। और बाल विवाह बहुत महिलाएं हुआ करती हैं, उसको बाबा साहब ने कहा ये सरप्लस महिला है, एक्स्ट्रा महिला, अब इसका क्या किया जाए। अब जो लोग जाति के दम में अपने आप को घमंड में चूर रखते थे, उन्होंने कहा इसका और कुछ इलाज नहीं हो सकता, इससे बढ़िया ये दूसरी जाति में चली जाए, इसको जला जलो करके मार डाले। और मौर्य साम्राज्य से बहुत पहले से, बाद में भी, अभी तक भी 1.25 लाख से ऊपर सती माता के चौरे बने हुए हैं। जो सती हो जाती है उसको बड़ा इज्जत से देखते हैं, ताकि और महिलाएं सती हो, प्रेरणा देने के लिए। एक्ट भी बना, सती का सब कुछ बना, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चुपचाप सती होती रहती है महिलाएं अभी भी। होता क्या है, उनको पहले अफीम खिलाएंगे, उनको नशे में कर देंगे, और जो फ्यूनरल पायर है, अर्थी है, उसको बिठा करके, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है सबको। इस तरह उस महिला को, जिस महिला की शादी भी हो सकती थी, जिसको कमाई का और अपने जीवन को सुखी रखने का पूरा अधिकार था, वो अधिकार उस बच्ची का छीन लिया जाता था, चाहे वो उनकी अपनी बच्ची हो। आज भी वो लोग जो अपनी बच्चियों को मारते थे, वो आपको क्यों अधिकार देंगे, क्यों सत्ता देंगे, क्यों शिक्षा देना चाहेंगे। जो लोग हिस्सेदारी अपने बच्चों, अपनी बच्चियों को नहीं देना चाहते, माँ, बहन, बेटी, बुआ को अधिकार नहीं देना चाहते, वो आपको क्यों अधिकार देना चाहेंगे। आपका संघर्ष उन लोगों से है। और फिर पढ़ाई लिखाई करके भी बेकार क्यों हो जाती है। बेकार इसलिए कि लोगों के अंदर कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट ना जाग जाए, इनका दमन किए रहो। पढ़ लिख करके भी तारीफ किसकी करेंगे, तारीफ उस कलेक्टर की करेंगे, उस कप्तान की करेंगे जो आज भी गांव के पूंजीपतियों और मनोवादियों के पैर छूता है, उसकी बड़ी तारीफ करेंगे कि भाई आज देखो कलेक्टर तो हो गया, लेकिन आज भी हमारे पैर छूता है। संस्कार, संस्कार कैसे, वो संस्कारी जो चुप रहे, घूंघट करे, अपने अधिकार ना मांगे। आदमी 4 महिलाएं कर ले तो चुप रहे, उसका बाप उसको अधिकार ना दे तो चुप रहे, भाई अधिकार ना माने तो चुप रहे। बड़ी तारीफ होगी, भाई ये लड़की बड़ी गौ है, बड़ी सीधी है, क्योंकि उसको जो भारतीय संविधान बाबा साहब का अधिकार देता है, उन अधिकारों को वो मांगती नहीं, वो जानती भी नहीं है, उसको दूर रखा गया है। उसका काम क्या है, बस पैर छू लिए, जेठ के, कहीं कहीं देवर के भी छू लेते हैं, भांजे के भी छू लेते हैं, अपने पाले हुए बच्चों बच्चियों के पैर छू लेते हैं। उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि लोगों को जो उनके सवाल पूछने की जो क्षमता है, जिज्ञासा है, उसको खत्म कर दिया जाए। वो सिर्फ यही सोचें, हर आदमी के मुझसे कोई बड़ा आ रहा है तो मैं इसके पैर छू लूं, कोई बड़ा आ गया तो मैं इसके सामने सवाल पूछना बंद कर दूं। बस एक ही चीज में लगा रहा हूं, इज्जत करनी है, पैर छूने हैं, घूंघट करना है। ये सब समय स्कूल जाने में लग सकता था, ये समय नेता बनने में लग सकता था, ये समय विचारक बनने में लग सकता था। अमेरिका का आदमी, इंग्लैंड का आदमी जिन अंधविश्वासों पर 20 घंटे खर्च करता है, हमारे देश का आदमी औसतन 60 घंटे खर्च करता है। ये 40 घंटे का अंदर जो अंतर है, ये 40 घंटे का अंतर बहुत बड़े विद्वान पैदा कर सकता है, बहुत बड़े विचारक, मनीषी, बहुत टीचर्स पैदा कर सकता था। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ बाबा पैदा हो रहा है। और बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसी ऐसी कहानी सुनाते हैं चारों ओर के उनकी वर्ण व्यवस्था को दोबारा पसंद करने लगे, या वर्ण व्यवस्था लागू होने लगे, या धर्म के नाम पर राष्ट्र कभी बना दिया जाए, तो ये लोग चुप रहे, ये माने कि हाँ हमारी नियति तो यही थी। एक बाबा कहानी सुना रहे थे, वो अनिरुद्धनाथ बाबा जी हैं। उन्होंने कहा, जानते हो अंग्रेज 15 अगस्त को क्यों भागे थे इस देश से? किसी ने सुनी है? वो सुनिए आपने? उस रील में दिखाया, बाबा जी कह रहे हैं 15 अगस्त को इसलिए भागे थे अंग्रेज इस देश से, डर करके कि हमारे यहाँ एक अगस्त मुनि थे और उन्होंने चिड़िया के अंडे बचाने के लिए पूरा समुद्र पी लिया था। जब देखा कि 1 अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया, तो अब तो 15 अगस्त आने वाली है। इतना बड़ा मूर्खतापूर्ण जो स्टेटमेंट है,
और उस पर सामने वालों ने ताली बजाई कि साहब कितनी बड़ी बात कह दी हमारे विद्वान बाबा ने। दूसरे बाबा कहते हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था अच्छी है। एक बाबा कहते हैं कि हाँ भाई कथा नहीं करनी चाहिए यादवों को। एक यादव ने जाके कथा कर ली इटावा के अंदर, वहां उनके ऊपर उन्हें पेशाब पिलवा दिया, छिड़क दिया, मुंडन किया अलग। एक मौर्य जी के लखीमपुर खीरी के, उनको भी कहा भाई तुम्हें कथा करने का आदेश नहीं, माफी मांगो। अभी एक कुशवाहा थे, उनको मल खिला दिया। अभी एक काशी परिवार था, मैं गया था परसों ठाकुर में, वो रामपाल जी, उनका खांसते खांसते कहीं मंदिर के आसपास पेशाब निकल गया, उनको मारा पीटा और उनको पेशाब चटवा दिया। इतना घोर अपमान इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था कर रही है, लेकिन बाबा भी, अधिकारी भी, राजनेता भी, लेखक भी, साहित्यकार भी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो अच्छी थी, छुआछूत गलत है, अत्याचार बंद करो। अत्याचार इस देश से कभी बंद नहीं हो सकता जब तक के जाति और वर्ण व्यवस्था का सर्वमूल नाश न कर दिया जाए। बाबा साहब ने किताब लिखी थी एनाइलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का समूल विनाश, जड़ से विनाश। और वो उसके ऊपर कभी कानून बनाने की मांग नहीं की गई। जब तक जातिबंदी कानून नहीं बनता, जैसे कि नोटबंदी कानून बना था, तब तक इस देश में हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारे जो निर्दोष लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, वो इनके अंधविश्वासों में लगातार फंसते रहते हैं और हमारी स्थिति बहुत ही खराब रहती है। आज मैं कुछ समाधान पर बात करूंगा आपसे, बहुत लंबा मैं नहीं रुक पाऊंगा। हमारे लोगों को कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। ये सोचना कि सारे काम हम तब करेंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। लोकतंत्र में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन अम्बेडकरवाद इस देश से हिल नहीं सकता। बुद्ध का जो शासन है पूरे देश के अंदर आज भी है, पूरी दुनिया के अंदर आज भी। समता मूलक समाज ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र दिया है। लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता। जो खत्म करने के इरादे रखते हैं वो इस भूल में है कि हम लोगों ने 4 घंटे के अंदर इस देश के अंदर वो क्रांति की थी जो इस देश में कभी नहीं हुई। 2 अप्रैल 2018 याद है? ये आपकी ताकत थी और आप जब चाहे जो चाहे बदलाव ला सकते हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, जब बनेगी बनती रहेगी, लेकिन आपको बदलाव करना पड़ेगा अपने जीवन में, अपने रूटीन में, अपनी आदतों में। हमारे गांव-गांव में लोग बाग हैं और इस देश के अंदर जो जाति आधारित काम है, खासतौर से स्वच्छकार समाज वाला, अगर आपके गांव में ऐसा काम होता है तो उस स्वच्छकार वाला काम उनसे बंद करा करके उनको अनुरोध करिए कि ये इलीगल भी है, इमोरल भी है, इसमें सम्मान भी कम है, और उनको किसी तरह मना करके अधिक कम मेहनत से और अधिक सम्मान वाले काम के लिए उनको अनुरोध करिए। अगर उन्हें कोई कमी है तो मिलजुल करके, चाहे दुकान करानी पड़े, चाहे उनको और सहायता करनी पड़े। हर गांव के अंदर इतने लोग संक्रांत तो हैं कि किसी न किसी कमजोर व्यक्ति का सहारा बन सकते हैं और वो शून्य पर आ जाना चाहिए। ज्यादा चिंता मत करो कि ये काम हमारे लिए नहीं बना हुआ। उस काम को अपने भाइयों से हटवाइए। जन्म से लेकर मरते दम तक 22 प्रतिज्ञाओं का पालन जरूरी है। बाबा साहब ने एक ऐसा फिल्टर दिया 22 प्रतिज्ञाओं का, जिसमें पंचशील भी है, मध्यम मार्ग भी है, जिसके अंदर आपकी तरक्की के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। कोई दुनिया के अंदर आपको रोक नहीं सकता। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सब युवाओं को कसम खा लेनी चाहिए कि हम आज के हिसाब से शिक्षा लेंगे। आज के हिसाब से शिक्षा कौन सी है? पूरी दुनिया के अंदर अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो साइंस पढ़िए, विज्ञान टेक्नोलॉजी पढ़िए, इंजीनियरिंग पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए और लॉ पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए। इसी से दुनिया के तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। इसको स्टेम एजुकेशन या स्टेम एजुकेशन बोलते हैं। इस रास्ते पे लड़कियां भी जाएं। ये नहीं लड़कियों को होम साइंस पढ़ करके कुछ मिलेगा। साइंस पढ़े बिना ना लड़कियों का उद्धार होगा, ना लड़कों का उद्धार होगा। और मोटी मोटी बात ये याद रखना
जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती लेकिन आप पढ़ना बोलना, वो 33% मृत व्यक्ति के समान है। कुछ सुनाई दे रहा है? कितने परसेंट? 33%। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, 24 घंटे नहीं लेकिन एक आध घंटे करिए, दुनिया कहाँ जा रही है, देश कहाँ जा रहा है, आपके अधिकार कहाँ है, आपके साथ अत्याचार कहाँ हो रहा है। इस देश में 70,000 अत्याचार एक साल में आपके साथ होते हैं। दुनिया में कहीं आतंकवादी घटनाएं इतनी नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और ये मान लीजिए कि जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते वो भी 33% मृत आदमी के समान। ना तो उनके काम दूसरा आ सकता है, ना वो दूसरे के काम आ सकते हैं। तीसरी चीज है ड्राइविंग स्किल। आप साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, हवाई जहाज चलाना, जो आपकी क्षमता में है वो चलाना सीखें ताकि आपकी गति बढ़े। और ये नहीं जानते हैं आप, साइकिल भी चलाना, स्कूटर, मोटरसाइकिल भी चलानी जानते, निश्चित रूप से आपकी गति सीमित है और आप 33% आप खो देते हैं। बचा अब 1% और 1% वो चाहे कुछ भी कर ले, वो समाज में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। ना वो पे बैक टू फैमिली कर सकता है, ना वो पे बैक टू सोसाइटी कर सकता है। उसका योगदान लगभग शून्य के समान रहता है। वो जिंदा तो रहता है लेकिन उसके साथ अत्याचार ही होते हैं। आर्थिक उन्नति के हर क्षेत्र में जाइए, पढ़ने लिखने के बाद अगर मजदूरी भी करता है तो मजदूर इनकलाब जिंदाबाद बोलता है, अपनी मजदूरी पूरी मांगता है, मुकदमा करना जानता है, FIR लिखाना जानता है, उसके साथ अत्याचार नहीं होंगे, वो अंधविश्वास का शिकार नहीं होगा और मजदूरी भी कर रहा है तो वो कुछ दिनों बाद अगर पंचशील का पालन कर लिया, शिक्षा के क्षेत्र में आ गया। हमने देखा है मजदूरों के परिवारों से IAS बनते हुए, सिपाहियों को बेटों को DG बनते हुए। हमारी आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी सब गांव में थी, जो भी निकल करके आए हैं वो तरक्की करके ही निकल के आए हैं, अंधविश्वासों को छोड़ करके ही आए। अपने समाज को विवाह केंद्रित समाज मत बनाओ, विवाह तो सबका अपना आप हो जाएगा, लेकिन विकास केंद्रित समाज बनाओ। ये मत पूछो किसका विवाह कब हुआ कब नहीं हुआ, विकास के सवाल पूछो। कौन कितना पढ़ लिया, कितनी तरक्की कर लिया, कितनी बचत की, कितना बीमा कराया, कितना स्वास्थ्य बीमा कराया, कौन सा खेल खेला। हम तो गाँव में जब भी जाते हैं, हर गाँव के लोगों को कहते हैं कि जब भी ये प्रोग्राम करो तो हर गांव के अंदर ये कसम खाओ, एक शपथ लेकर के जाइए हर गांव के अंदर कि हम इस गांव में मृत्युभोज नहीं करेंगे, इस गांव में जाति सूचक नाम नहीं रखेंगे, इस गांव के अंदर दहेज लेना देना बंद, इस गांव के अंदर शराब पीना शराब पिलाना बंद, इस गांव के अंदर महिला उत्पीड़न बंद, कोई महिला को नहीं पीटेगा। हमारे गांव में ये माना जाता था एक जमाने तक कि जो अपनी बीवी को नहीं पीटता वो नामर्द है। लेकिन जब हमने बार बार उनको शपथ दिलाना शुरू किया, जब जाते थे इकट्ठा करते थे, आज हमारे गांव में महिला भले ही होना चाहिए ना, ये भी होना चाहिए भाई। अब तक पीटते रहोगे, गलत काम करोगे तो पीटोगे भी ना एक दिन। अब मौका जब समतामूलक समाज की बात है तो निश्चित रूप से अधिकार उनको भी मिलना चाहिए। अगर उनके अधिकार छिनेंगे तो वो जागरूक होंगी, वो भी थाने जाएंगे, आपके खिलाफ FIR लिखाएंगे। और मैं तो उसका बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। महिला सशक्त होगी तो निश्चित रूप से उनके बच्चे अपने आप सशक्त हो जाएंगे। पिता के सशक्त होने पे उतना ज़्यादा गारंटी नहीं है। नई चीज़ों को अपनाओ, नई चीज़ें अपनाए बिना आपका उद्धार नहीं होने वाला है। अपने सुरक्षा के बारे में सोचिए। हर गांव के अंदर एक लड़कियों का जिम खुलवाइए, एक लड़कों का जिम खुलवाइए। 10,000 रुपये में अगर कहीं भी किसी कोने में जगह मिल जाए तो एक जिम खुलवा सकते हैं 10,000 रुपये में। जिस भी बिरादरी के लड़के लड़कियों के बाइसेप और ट्राइसेप बने हुए हैं, उनसे कोई बिरादरी नहीं पूछता। जिस घर के अंदर एक वकील होता है ना, उसके अगल बगल वाले कोई एनक्रोचमेंट नहीं करते। जिस घर में खानदान में एक वकील हो जाता है और एक दो भी बच्चे ठीक बाइसेप ट्राइसेप बनाने लगे तो उनसे उनके मुंह पे कोई थूक नहीं सकता, उन्हें कोई पेशाब नहीं कर सकता।
वो इकट्ठे होंगे तो दिखाई देंगे। हमारे पश्चिमी यूपी में 2-3 बिरादरियां हैं जिनके बच्चे खूब खेल खेलते हैं, पहलवानी करते हैं, जिनके लिए कोई एक्ट नहीं बना हुआ। जाट और गुजरों की बात कर रहा हूँ, संख्या कम है उनकी, उनके लिए कोई भी एक्ट नहीं बना हुआ। उनके लोग अधिकारी भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी ज्यादा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि उनकी सरकार आ जाए, संख्या बहुत कम है। लेकिन वो खेल प्रेमी होने की वजह से वो दूसरों को भले ही पीट लें, लेकिन उनकी पिटाई होते हुए हमने कभी नहीं। अगर जरा सी भी बात होती है तो महापंचायत करते हैं और पूरे इलाके को दहला देते हैं। ये आपकी ताकत है। शरीर से भी मजबूत होना पड़ेगा और दिमाग से भी मजबूत होना पड़ेगा। ये मत सोचो जब सरकार आएगी तभी जिम खोलेंगे, जब सरकार आएगी तभी अंधविश्वास छोड़ेंगे, जब सरकार आएगी तभी पंचशील अपनाएंगे। सरकार आने की बात जहां तक है, सरकार आएगी कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले अपने मित्र और शत्रुओं को पहचानना सीखो। मित्रों को और शत्रुओं को पहचानना सीखो। आपका मित्र कौन है? आपका मित्र वो है जो संविधान में विश्वास करता है, जो पंचशील में विश्वास करता है, जो जातिवाद के खिलाफ है, उपजातिवाद के खिलाफ है। अब वो आपका मित्र है। शत्रु कौन है? जो आरक्षण के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, वर्ण व्यवस्था की बात करता है, जातिवाद की बात करता है, SC/ST एक्ट के अपराध करता है, वो आपका शत्रु है। अब करना क्या है आपको? मित्र और शत्रु पहचानने करना ये है कि जो संविधान का दुश्मन है उसको ना टिकट देना है ना वोट देना है। संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो। प्रत्याशी को देख लो, प्रत्याशी को देख लो, मैनिफेस्टो देख लो। मैनिफेस्टो का मतलब है क्या करना चाहता है। ये चीज ऐसी है, मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रत्याशियों की तुलना करें। पूरी दुनिया के अंदर हर वोटर अपने 4, 6, 10 प्रत्याशियों में से जो प्रत्याशी सबसे अच्छा होता है उसको चुनता है, और सबसे अच्छा नहीं भी मिला तो सबसे कम खराब को चुनता है। और उसकी ताकत यह है, जब आप अपने संविधान प्रिय प्रत्याशी को चुनते